हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज से हमारा जो है एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू हो रहा है और इसमें आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस का कवर करने वाले हैं, जो कि है ज्योग्राफी का पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसे हम लोग जानने समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी पृथ्वी पर कौन सा स्थान कहाँ पर है, उसका लोकेशन कहाँ है, उसका लोकेशन किस तरीके से किसी भी स्थान का लोकेशन पता किया जाता है। इन सभी चीज़ों का बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे समझेंगे अपने जियोग्राफी के बारे में। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, या फिर जो भी मेरिडियन या फिर हमारे इक्वेटर से रिलेटेड ग्लोब पर सारे लाइनों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट का, किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि क्लास 6, क्लास 10, क्लास 12 या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीएस के रूप में ज्योग्राफी या जीएस ही उसमें पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी का जो आकार है वह लगभग गोलाकार है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, क्योंकि ये दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, ये देखिए हमारी एक मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये ऊपर की ओर जो है वो उत्तरी ध्रुव और नीचे की ओर जो है वो दक्षिणी ध्रुव, वो अ, दोनों ध्रुवों पर ये चपटी है, इसलिए ये पूरी तरह से गोल नहीं है, लगभग में इसे गोल कहा जा सकता है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है और हमारे सौरमंडल में अब तक जो भी ज्ञात है उसमें केवल यही हमारी पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हो पाया है और आगे का पता नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, ये इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे कल्पना करने की कुछ बातें बोली जा रही हैं कि कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं, किसी शहर की यात्रा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव से किसी शहर में घूमने के लिए गए और वो शहर आपके लिए बिल्कुल ही अनजान है, तो वहाँ पर कहीं भी आपको घूमना है तो उसका उस जो भी घूमने वाली जगह है उसके बारे में आपको नहीं पता होगा और उस जगह को जानने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका पता आपको नहीं है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे। और आप सहायता के लिए क्या कर सकते हैं, किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि वो स्थान कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है, रास्ता बताने के लिए पूछ सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, उस नगर की मानचित्र को देख सकते हैं, जैसा कि हम सभी अब करते हैं, गूगल मैप को खोल लेते हैं और उससे हमारा जो है ये मैप का पता लगाना, किसी भी जगह का पता लगाना बहुत ही आसान हो चुका है। तो पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में, यानी क्लास 5 की बात कर रहा है, कुछ बातें सीखी थी। इस अध्याय में हम उनको बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं, आइए एक खेल खेलते हैं। चलिए ठीक है, नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी पेज के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा मानचित्र बना के दिया गया है। इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किनारे पे ये डायरेक्शन तीर से बना करके दिया गया है और अलग अलग प्रतीक चिन्हों द्वारा अलग अलग चीज़ें बना के दी गई हैं। जैसे यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे आपका बैंक है, यहाँ पे नगर पंचायत है, यहाँ पे चिकित्सालय यानी अस्पताल है, यहाँ पे आवासीय भवन है और यहाँ पे रेलवे स्टेशन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे।
कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं, ठीक है, और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा रेलगाड़ी को चिन्हित करने वाला एक प्राकृतिक यहाँ पे प्रतीक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे जिसे मैं घेर रहा हूँ। यहाँ से रेलवे स्टेशन पे आप उतरे अभी, और यहाँ से आपको इस बैंक के पास जाना है। तो आप यहाँ पे सोच के देखिए कि किस रास्ते का आप प्रयोग करेंगे रेलवे स्टेशन से बैंक तक जाने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। आप किस मार्ग से जाएंगे, ठीक है, क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यानी कि जितने भी प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं उनका पता लगाने को बोल रहा है। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे, और अलग अलग तरीके के मार्ग दिए गए हैं उनमें आप चुन सकेंगे और देख सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग बिना किसी देरी के मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मानचित्र के बारे में बताया जा रहा है कि मानचित्र है क्या और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बोली गई है कि ये 2 लाइन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मानचित्र क्या बोला गया है। यहाँ पे मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है, ठीक है, जो यह बताता है, दर्शाता है कि कोई स्थान कहाँ पे है और वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है, ठीक है। मानचित्र के दाएं कोने में शीर्ष पर स्थित 4 तीरों का पर एक ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया और बताया कि यहाँ पे कोने में एक तीर जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही होगी, जिसपे ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, और यहाँ दाएं साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम दिख रहा होगा। ये क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं कि मानचित्र की दिशाओं को दर्शाने के लिए ये डायरेक्शन हम मानक के रूप में रखते हैं कि मानचित्र के ऊपर वाले भाग को हम ये इधर जिधर मैं अभी तीर बना रहा हूँ उधर उसको उत्तर बोलते हैं, और दाएं तरफ हम इसे पूर्व बोलते हैं, जबकि बाएं ओर हम इसे पश्चिम बोल देते हैं, और नीचे की ओर हम इसे दक्षिण बोल देते हैं। इसके बारे में और गहनता से जानेंगे और गहराई से जानेंगे, उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और चलिए बात शुरू करते हैं। ये जो क्रियाकलाप है ये उसी मैप पर आधारित है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मानचित्र और उसके घटक। मानचित्र क्या है? हमने आपको अभी बताया कि मानचित्र एक मार्गदर्शक का काम करता है। किस चीज़ के लिए? कि किसी भी वस्तु तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचें और वह स्थान कहाँ पर है यह जानने के लिए। तो मानचित्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है, और उसके अनेक घटक हैं, बहुत सारे घटक हैं, बहुत सारे अंग हैं, जिससे मिल करके हम मानचित्र का उपयोग मानचित्र को हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है, ठीक है। मानचित्र ही एक तरीके का चित्रण है, लेकिन चित्रण से मानचित्र तक का जो सफ़र है वह केवल 2 या 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है क्या? पहला है कि एक उस चित्रण में अगर हम स्केल को भी शामिल कर दें, यानी मापन को भी शामिल कर दें, और दूसरे नंबर पे है हमारा कि दिशा को भी यानी डायरेक्शन को भी हम उसमें शामिल कर दें, और तीसरा है कि उसमें प्रतीक चिन्ह को भी शामिल कर दें, सिंबल्स को शामिल कर दें, तो हमारा जो वो कलाकृति होगी वो मैप यानी कि मानचित्र कहलाने लगेगी, ठीक है। यह एक लघु क्षेत्र या गांव या कस्बा
या एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य हो सकता है, या भारत जैसा एक अति विशाल देश, या फिर पूरे विश्व का ही हो सकता है। मानचित्र में आप सतत सतह को ऐसे देखते हैं जैसे कि आप उसे ऊपर से देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मानचित्र जो होता है वो 2D में होता है, किसी एक पेज पे होता है, किसी एक चार्ट पेपर पे बना सकते हैं। वो हमारे सामने 3D में नहीं होता है, केवल उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, न कि ऊंचाई होती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एटलस एक वर्ड आया है, ये क्या होता है? मानचित्रावली, यानी कि एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी किताब, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें केवल मैप ही मैप हो, ठीक है। जैसे मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह को ही एटलस बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानेंगे, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप, मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक चित्र में जाना पड़ेगा हमें आगे, तो वहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक हम लोग आगे का देख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो भौतिक मानचित्र का बस मतलब यही हुआ कि भौतिक चीज़ों को यानी प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए जिस मैप का प्रयोग किया जाता है उसे ही भौतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक मैप, राजनीतिक मानचित्र जिसे हम लोग पॉलिटिकल मैप भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें देशों, राज्यों की सीमाओं, नगरों की सीमाएं आदि को दर्शाते हैं। यानी कि जिन मैपों पर, जिन मानचित्रों पर सीमाओं को दर्शाया जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कोई जिला का सीमा हो गया, यानी कि किसी भी क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात वही बोली जा रही है। आगे देखेंगे, अगला प्रकार है मानचित्र का, तो वो है थीमेटिक मानचित्र। ये होता है कि थीम मैप इसे बोलते हैं। ये इसमें किसी एक विशेष थीम को लेकर के किसी विशेष जगह को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में, यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से हमें दिखाया भी गया है कि उदाहरण के लिए फिर से वहाँ जाने को बोल रहा है, तो जाएंगे नहीं, हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि थीमेटिक मैप जो है वहाँ पे किसी एक थीम को, जैसे हमें मान लीजिए कि कोई भारत के सभी रेलवे स्टेशन को हमें एक भारत के मानचित्र पर दर्शाना है, तो वो दर्शाने के बाद वो हमारा जो मैप होगा भारत का, वो थीमेटिक मैप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एक ही थीम है, क्या है कि वो पूरे भारत का जो भी रेलवे स्टेशन है उसको दर्शाया गया है। ऐसे ही हम एयरपोर्ट को भारत के सभी दर्शा सकते हैं, तो वो भी हमारा थीमेटिक मैप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक थीम को लेकर के हम मैप पे प्रदर्शित कर दें तो वो हमारा थीमेटिक मैप होगा। आगे बढ़ेंगे। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, भाग होते हैं, अंग होते हैं। पहला दूरी, जैसा कि हमने आपको बताया कि कलाकृति के से मैप बनने की जो सफ़र होती है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला दूरी यानी स्केल, दूसरा दिशा, और तीसरा सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। और यही तीनों क्या हैं? मानचित्र के घटक हैं, जो कि हमने पीछे चित्र देखते हुए आए। प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। क्या क्या? उसमें दिशा दिया हुआ था कोने में तीर बना करके, ठीक है। और उसमें प्रतीक चिन्ह दिए गए थे, कहाँ पे बैंक है, कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे पुस्तकालय है, इत्यादि सभी चीज़ें प्रतीक चिन्ह से दिखाई गई थी। स्केल के बारे में यानी दूरी के बारे में हमें जानना है, तो अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अभी अचंभित हुए हैं कि एक बड़े क्षेत्र को कागज़ के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? ये आपको सोचने वाली बात है, लेकिन आप तो सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको सोचने के लिए कोई कहा ही नहीं हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे कि यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जा सकता है। ये मानचित्र पर स्केल की सहायता से ही संभव हो पा रहा है। नहीं तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा हमारा अर्थ है, और उस चीज़ को हम एक 25 बाई 25 सेंटीमीटर के एक कागज़ के टुकड़े पे हम उसको दर्शा देते हैं, और मुझे लगता है कि उससे छोटे जगह पे भी दर्शा देते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि उसमें हम लोग स्केल की मदद से हम उस चीज़ को, बड़े क्षेत्र को बहुत ही छोटे क्षेत्र पे दर्शा देते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा कि हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं, वही बोल रहा है पहले वाले मानचित्र पर
जो कि हम बहुत ही अच्छे से देख कर के आए हैं कि मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए कि हम भारत का एक मानचित्र लेते हैं और वो कागज़ के किसी टुकड़े पर बनाया गया है, तो जो बनाया गया होगा तो उसमें एक स्केल यूज किया होगा और वो कोई भी किसी भी तरीके का कितने भी दूरी का स्केल हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्केल का मतलब होता है कि डिस्टेंस ऑन ग्राउंड अपॉन डिस्टेंस ऑन मैप। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड पे ज़मीन पर 100 किलोमीटर को हम वही कागज़ पर जो मैप बना रहे हैं वहाँ पर 1 सेंटीमीटर दर्शा रहे हैं, तो हम वहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर = 100 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, और तो 100 किलोमीटर में हमारे सामने लगभग 1 करोड़ सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्केल बनेगा। ठीक है जी, तो मुझे आशा है कि आपको ये स्केल वाली बात समझ में आ चुकी होगी। इसी की मदद से हम लोग ये बहुत ही बड़े क्षेत्र का जो मैप है वो बहुत ही छोटे कागज़ के टुकड़े पर प्रदर्शित कर पाते हैं, दर्शा पाते हैं। तो मैप का जो मुख्य 3 अंग है वो है स्केल, डायरेक्शन और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया भी गया है, माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि एक स्केल 1 सेंटीमीटर = 500 मीटर। यानी कि ज़मीन पर 500 मीटर का मतलब हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, तो ऐसे में हम बहुत ही बड़े क्षेत्र को छोटे से कागज़ के टुकड़े पर हम दर्शा सकते हैं। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई ऊपर, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दिया। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी, उस स्केल पर निर्भर करती है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। कैसे करता है? अब देखिए कैसे निर्भर करता है उस स्केल पर, क्योंकि स्केल किसी भी माप का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो स्केल में 1 सेंटीमीटर को उसने 100 किलोमीटर मान लिया। हमने इसकी स्केल में हम और बड़े कागज़ के टुकड़े पर अपने भारत के मैप को बना रहे हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर ही माने ग्राउंड पे। कोई और व्यक्ति है, वो और भी बड़े कागज़ के टुकड़े पर बना रहा है, तो वो 1 सेंटीमीटर को 25 किलोमीटर ही मानेगा। तो ये कहाँ पे, किस जगह पे, कितने क्षेत्र में हम कितने ज़्यादा बड़े या कितने छोटे क्षेत्र को दर्शाना चाहते हैं, वो उस चीज़ पे निर्भर करेगा कि हमारा स्केल कितने किलोमीटर का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। यहाँ पे हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि जो ये 4 दिशाएं होती हैं, ये जो देखिए वहाँ पे भी हमने तीर के माध्यम से देखा था कि जो ये 4 दिशाएं होती हैं, वो चारों तीरों के माध्यम से हम चारों दिशाओं को इंगित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ध्यान दीजिएगा ऊपर की ओर उत्तर, फिर जैसे ही मुड़ेंगे हम लोग, उसके बाद आएगा हमारा पूर्व दिशा, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारा आएगा दक्षिण दिशा, फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारा आएगा पश्चिम दिशा, फिर वही रिपीट होगा उत्तर से। ठीक है, आगे देखेंगे। पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम, इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। ये कौन सी दिशाएं हैं भैया?
ये देखिए, ये जो प्रधान बिंदु हैं, प्रधान दिशाएं हैं, जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये इन चारों दिशाओं को प्रधान बिंदु यानी कि मुख्य दिशाएं बोलते हैं। और इनके बीच में जो दिशाएं होती हैं, जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा हमने खींच रहे हैं, तो ये इन दोनों के बीच में होने के कारण इन दोनों के नाम से जाना जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए, हम पूर्व और दक्षिण के बीच में एक दिशा खींच रहे हैं, तो वो किस नाम से जाना जाएगा, किस किस के बीच है, दक्षिण के बीच और पूर्व के बीच, तो दक्षिण पूर्व। ऐसे ही जिसके भी बीच में जो भी दिशा आप खींचेंगे, उन दो दिशाओं के नाम पर होगा जिसके बीच में आप खींच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात आती है प्रतीक चिन्ह की, सिंबल्स की, जिनके माध्यम से हम मानचित्र पर ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि कहाँ पे कौन सी वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे देखिए, प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक क्षेत्र में मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइन और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए, हम किसी छोटे से कागज़ के टुकड़े पर हम पूरे भारत वर्ष को दर्शाना चाहते हैं, तो भारत का मानचित्र तो बना देंगे, लेकिन उस भारत वर्ष में पाए जाने वाले सारे रेलवे स्टेशन, सारे एयरपोर्ट को और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी को अगर हम एक साथ दर्शाना चाहें, तो हम अगर उन सभी चीज़ों के ड्राइंग बना करके, कलाकृति बना करके, जैसे रेलवे स्टेशन है तो रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी बना करके अगर चाहे बना छोटे से कागज़ पे पूरे भारतवर्ष के रेलवे स्टेशन को दिखाना, तो ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए हमें प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा कि छोटे से प्रतीक का प्रयोग करके, सिंबल का प्रयोग करके हम पूरी सारी व्यवस्था को हम एक साथ हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में बड़े विशेष क्षेत्र को दर्शा सकते हैं और बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से अवयव उपस्थित हैं वहाँ के। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय यानी कि ग्रुप का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भारत के भागों में मानचित्र के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं आपके सामने। जैसे देखिए, रेलवे लाइन में अगर रेलवे लाइन बड़ी है तो इस प्रतीक चिन्ह को मानचित्र पर दर्शाएंगे। अगर रेलवे लाइन छोटी है तो इस प्रतीक चिन्ह द्वारा रेलवे लाइन को दर्शाएंगे। अगर रेलवे स्टेशन है तो इसके द्वारा हम रेलवे स्टेशन को दर्शाएंगे अपने मैप में। अगर बात करें सड़क को कैसे मानचित्र पर दर्शाया जाता है, अगर कहीं पक्की सड़क है तो उसको इस तरीके से दर्शाने का हम लोग प्रयास करेंगे, और वहीं कच्ची सड़क है तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन की मदद से उस कच्ची सड़क को मानचित्र पर दर्शाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला का सीमा है तो इस तरीके से हम लोग उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। जैसे नदी, कुआं, तालाब, नहर और सेतु मतलब पुल, तो इन सभी को इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से मानचित्र पर दर्शाया जाता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, इन सभी चीज़ों को ये आप देख सकते हैं मानचित्र पर अलग अलग संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, और उन संकेतों को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर, किस जगह पर कौन सी वस्तुएं, कौन से चीज़ उपस्थित हैं, और हम बहुत ही कम क्षेत्र में ज़्यादा चीज़ों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं।
जिससे कि हमारा जो मैप होगा बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे डाकघर, डाक, टेलीग्राफ, यहाँ पे कार्यालय, पुलिस स्टेशन, इन सबको अलग अलग चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। बस्तियाँ, कब्रिस्तान, बस्तियों को लाल कलर से ऐसे करके दर्शाया जाता है। कब्रिस्तान को देखिए, वृक्ष और घास को भी ऐसे दर्शाया जाता है। आशा करते हैं कि बात और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है। क्यों कठिन है? कठिन का वजह क्या है, कारण क्या है, तो इस बात को समझेंगे। क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारा जो ग्रह पृथ्वी है वो 2D में नहीं है। ठीक है, 2D में हमारा पृथ्वी नहीं है, जब ये 3D में है। और हम जो मैप बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, वो 2D में होता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी एक 3D वस्तु का मानचित्रण हम 2D पर करें और वो बिल्कुल सही होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी बात की चर्चा यहाँ पे की जा रही है कि इसकी आकृति लगभग गोलाकार है, लगभग में गोलाकार है। हमने जैसा कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको बताया, हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। ठीक है, कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु की यथावत हूबहू वही चित्रित करना यह संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं संभव है। जरा आप सोच के देखिए कि क्या यह सच में असंभव है या नहीं है। तो ये देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों। इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलके केवल 3 या 4 टुकड़े हों। ठीक है, उसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों पर तोड़े बिना आप यह नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो किनारों से मुड़ जाएगा, और जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक उसे 2D बनाना असंभव है। ठीक है, तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हम एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक और चीज़ को लाते हैं, जिसका नाम है ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब की पृथ्वी के का एक छोटा स्वरूप है, जिसके माध्यम से मैप ग्लोब की अपेक्षा थोड़ा कम सही है, जबकि ग्लोब जो है पूरा हूबहू पृथ्वी का ही स्वरूप है, लेकिन छोटा स्वरूप है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए। ये आप देख पाएंगे कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो दोनों बच्चे लेकर के देख रहे हैं, वही हमारा ग्लोब, जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। देख सकते हैं, यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सभी चीज़ें जिनकी यहाँ पर जिक्र की जा रही है वो भी गोलाकार में ही है, लगभग सभी गोलाकार में है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। कि ये ग्लोब जो है वो किस चीज़ से बना होता है उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे हम। चूँकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान लगभग गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोब और मैप में सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा जो है कि सही ढंग से जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है, तो ग्लोब ही करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा वास्तविक ढांचा प्रदान करता है पृथ्वी का। ठीक है, आइए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, निर्देशांक को समझना। निर्देशांक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का हमें एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता करना है,
ठीक है। तो उसके लिए हमें निर्देशांक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वो जो निर्देशांक है हमारे ग्लोब में, हमारे पृथ्वी पर, वो दो काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हम मान लिए हैं। और वो कौन कौन सी रेखाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो जो दोनों रेखाएं हैं वो हैं एक अक्षांश और एक है देशांतर, ठीक है। अक्षांश से हम लोग शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली आपको हैं, लेकिन यहाँ से काम की बातें हैं कि अक्षांश क्या होता है, ठीक है। आइए ग्लोब को पुनः देखें। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए, जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचली स्तर पर स्थित बिंदु दो ध्रुव हैं। किस चीज़ की बात कर रहा है ये बात कर रहा है इस चीज़ की। किस चीज़ की? इस चीज़ की। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। जब हम ग्लोब को घुमाते हैं तो ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई पड़ रहा है और एक जो पीछे इसके छिपा हुआ है नीचे वाला भाग, ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली जो लाइनें हैं उन्हें ही हम लोग अक्षांश रेखाएं या इंग्लिश में बोलें तो लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, उसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और वहीं इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अक्षांश में और कुछ बातें समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये देखिए कि कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा ग्लोब है। एक मिनट रुक जाइएगा। ये देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है और इसमें जो है ये, एक सेकंड, ये देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है वो क्या है, ये जो हमारा है ये पूरा ग्लोब है, ये ग्लोब है पूरा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हमारा है विषुवत रेखा जो है, इसको मान लीजिए ये आप विषुवत रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से, यानी कि उत्तरी ध्रुव ये जो है हमारा वो नॉर्थ पोल है, ऊपर का जो बिंदु है ये, और ये जो है हमारा साउथ पोल है, नीचे वाला बिंदु। इसके बीच में जो भी लाइनें हैं वो हमारे लैटिट्यूड हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। वैसे ही इधर नीचे की ओर, ठीक है। ये रेखाएं आपस में काटती नहीं है, लेकिन मैं अभी सही से बना नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो लाल कलर की सबसे बड़ी जो आपको रेखा दिख रही है बीच में, उसे ही हम बोलते हैं क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम इस रेखा पर खड़े हैं, विषुवत रेखा पर खड़े हैं और किसी भी एक ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, या तो उत्तरी ध्रुव की ओर या तो दक्षिणी ध्रुव की ओर, जैसे जैसे हम इस विषुवत रेखा से दूर बढ़ेंगे, इसके कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर बढ़ेंगे, दूरी की ओर जाएंगे, तो क्या होगा कि गर्म जो है यानी उष्णता, गर्मी जो है वो कम होती जाएगी और ठंडी जो है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ही आप पोल के यानी ध्रुव के करीब जाएंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव के करीब जाएं या तो दक्षिणी ध्रुव के करीब जाएं, तो वहाँ पे बर्फ़बारी यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती जाएगी। और इस चीज़ का कारण क्या है? इस चीज़ का कारण बस एक ही है
जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है सूर्य है, ठीक। अब यहाँ से जो सूर्य की किरणें आएंगी, यहाँ से जो हमारी सूर्य की किरणें जो आएंगी, ये पूरी सीधी किरण जो है वो हमारे विषुवत रेखा पर पड़ती है, ठीक है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से छोटा हमने बनाया है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हम पृथ्वी के पास हैं तो हमें पृथ्वी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ती है, ठीक है। विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे विषुवत रेखा पर पड़ता है। और ये जो है हमारा सूर्य की किरण इधर भी तिरछी पड़ती है और इधर भी तिरछी पड़ती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर होते जाएंगे किरण उतनी ही तिरछी पड़ती जाएगी, या आगे जाते जाते किरण पड़ेगी ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए विषुवत रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा के नीचे दोनों ही ओर जो अधिकतम सूर्य की किरण पड़ती है वो 23.5 डिग्री तक ही पड़ती है, ठीक है। 23.5 डिग्री तक ही सीधी पड़ती है। उसके बाद सूर्य की किरण बहुत ही ज़्यादा तिरछी होने लगती है और अंत तक जाकर के सूर्य की किरण यहाँ तक उत्तरी ध्रुव तक पहुँचती ही नहीं है, जिस कारण यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे हमारा जो है सूर्य की किरण न पहुँचने के कारण यहाँ पे ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ जमे हुए मिलते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और फिर बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वही बात को दोहराया गया है कि ध्रुव में से किसी भी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा? भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, और जब भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी तो अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो जो दूरी होगी वो भूमध्य रेखा को ही बेस मान करके ली जाएगी। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार अक्षांश यानी समानांतर कहा जाता है। यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त यानी रेखा बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त रेखा विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त छोटे होते जाएंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो वृत्त होगा, सबसे बड़ा जो वृत्त होगा, सबसे बड़ा जो रेखा होगा, अक्षांश रेखा होगा, वो हमारा विषुवत रेखा होगा। और विषुवत रेखा सबसे बीच में होने के कारण ही सबसे बड़ा है, और इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 0 डिग्री। 0 डिग्री का जो अक्षांश रेखा होगा वो होगा हमारे सामने, ठीक है। ये जो हमारा अक्षांश रेखा होगा, विषुवत रेखा, वो 0 डिग्री का होगा, ठीक है। इसके ऊपर अब डिग्रियां बढ़ती जाएंगी। फिर ऊपर जो उत्तरी बिंदु है, जो लास्ट बिंदु, वो हमारा होगा 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ से हम इसे दिखाते हैं। और यहाँ पे जो होगा 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो टोटल जो हमारा होगा अक्षांश रेखाएं जो टोटल होंगी वो 181, 181, ठीक है। जिसमें एक सबसे बड़ा विषुवत रेखा होगा और दो जो होंगे वो बिंदु होंगे 9 की रेखा। अगर
टोटल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए, लाइंस की बात की जाए तो 179 होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो 90 डिग्री वाले जो पोल हैं वो पॉइंट है, नौ की रेखा है। ठीक है। अगर पूरी लैटिट्यूड की बात की जाए तो वो हमारे सामने 181 होगी। ठीक है। बात आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे आगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्षांशों को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री को बोलते हैं या 0 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है। जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के रूप में लिखा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म यानी उष्ण होती है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर दोनों ध्रुवों में से कहीं भी किसी भी ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण होता जाता है, यानी ठंड भी बढ़ती जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीतल यानी ठंडी होती है और इसका कारण हमने आपको पहले ही बता चुका। ये ग्लोब आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया। अब बात करते हैं दूसरे निर्देशांक की, जो है हमारा देशांतर, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा बता दें हम आपको। ये जो हमने यहाँ पे देखा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखा तो लैटिट्यूड है, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जोड़ रहा है, ये ग्रीन वाली लाइन जहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये सारी जो लाइनें हैं ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, इन्हें ही हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और ये ग्लोब पर टोटल 360 रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से की जगह आप एशिया के मार्ग पर भी जा सकते हैं और दूसरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अधिवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। एक बात आपको बता दें कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो हमारा लैटिट्यूड होता है, जिसमें हमारा भूमध्य रेखा भी आता है, वो पूरा का पूरा वृत्त बनाता है, पूरे पृथ्वी का के चारों ओर घूम करके एक वृत्त बनता है, एक रेखा बनता है। जबकि जो हमारा देशांतर होता है वो वृत्त नहीं बनाता है, वो केवल ध्रुवों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए वो अर्धवृत्त होता है। और जो हमारा अक्षांश है वो हमारा अर्धवृत्त पूर्ण वृत्त होता है। ठीक है। और इन्हें एक साथ इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मेरिडियन और हिंदी में याम्योत्तर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये तो हम सभी जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए यह सूर्य है। आप टार्च लीजिए और उसको सूर्य समझिए और एक ग्लोब को घुमाइए। जब पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख पाएंगे कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है, कहीं ठीक है। आप एक ग्लोब लीजिए, उसको घुमाइए। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए, जैसा कि पृथ्वी घूर्णन करता है, और उस पर एक टॉर्च जला दीजिए। उस टॉर्च को आप सूर्य मानिए और ग्लोब को पृथ्वी। तो आप पाएंगे कि जैसे ग्लोब घूमता जाएगा, वैसे ही वैसे क्या होगा कि स्थानों में जो
प्रकाश का वितरण होगा वो बदलता जाएगा, कि जो भी ग्लोब का भाग उस टार्च के सामने आएगा, यानी उस सूर्य के सामने आएगा, क्या होगा, वहाँ पर प्रकाशवान हो जाएगा वो जगह, ठीक है। और जो उस टार्च के पीछे यानी ग्लोब का पिछला हिस्सा होगा वहाँ पे रात यानी अंधेरा जैसा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ काम करता है ये हमारी पृथ्वी सौरमंडल, ठीक है। जब एक देश में प्रातः होगा, ठीक उसी समय किसी और देश में रात होगा या दोपहर होगा। तो हमने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामयोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच यामयोत्तर भी कहा जाता है और इसे ही प्रमुख यामयोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। और ये डिग्री में जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है। और इसी के माध्यम से ही हम किसी भी जगह का समय निर्धारण कर पाते हैं, ठीक है। कि किसी भी जगह का समय किसी विशेष जगह की तुलना में कितना घंटे कितना मिनट ज़्यादा है या कम है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन की एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली यामयोत्तर प्रमुख यामयोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से किसी से दूर जाते हैं या किसी एक ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही यात्रा की बात कर रहा है। तो देशांतर प्रमुख यामयोत्तर से दूरी का एक माप है, ठीक है। जैसे हम लोग अक्षांश में भूमध्य रेखा को बेस मान करके ऊपर या नीचे जाते थे तो क्या होता था कि दूरियां उससे मापी जा सकती थीं। और एक और था कि जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर बढ़ते हैं गर्मी कम होती है और ठंडी बढ़ती जाती है। वहीं यहाँ पे जैसे ही हम लोग 0 डिग्री देशांतर से या तो ईस्ट जाएंगे या फिर वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, समय परिवर्तित होता जाएगा। अगर हम ईस्ट जाएंगे 0 डिग्री के तो 1 घंटा समय प्रत्येक 15 डिग्री पर जुड़ता जाएगा और वेस्ट जाएंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा समय घटता जाएगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझेंगे। पश्चिम हो या पूर्व, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए तथा पूर्व के लिए इन वर्डों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे उदाहरण हमने आपको समझा दिया, हमने बोल के ही आपको उदाहरण समझा दिया। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है कि जैसा कि आप देशांतर में यामयोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर है। इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिखकर 180 ही लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान को पता लगा सकते हैं। जैसे हमारी अक्षांश रेखाएं जो है वो ईस्ट से वेस्ट को मिलाती हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं। ये जो हम खींच रहे हैं वो सारी अक्षांश रेखाएं हैं। और हमारी देशांतर रेखा जो है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने का प्रयास करता है। तो वो इस तरीके से आता है और एक दोनों जो रेखाएं हैं वो मिल करके एक ग्रिड बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं। और इसी के बीच में कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन हम बहुत ही आसानी से पता कर पाते हैं, जिससे हम सभी को बहुत ही आसानी होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, यानी ग्रिड मतलब नेटवर्क बनाती हैं, जाल बनाती हैं, जिससे कि हमें किसी भी जगह का लोकेशन जानने के लिए बहुत ही आसानी होता है।
आगे बढ़ेंगे 11 नंबर पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। ये जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो बीच की रेखा है 0 डिग्री, ग्रीनविच यामी-उत्तर, इस यहाँ से अगर हम ग्लोब को या पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांट दें, बराबर बराबर भागों में, तो जो हमारा ईस्ट वाला जो भाग बचेगा, दाएं साइड का भाग बचेगा, उसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। जो हमारा पश्चिमी भाग बचेगा आधा, उसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। वहीं अगर हम इक्वेटर को काट दें आधे पर से ग्लोब को, तो हमारा ऊपर वाला भाग, उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का दक्षिणी वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा, माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भारत का मानचित्र बना करके दिया गया है। यहाँ पे जो बताया गया था पीछे, जिसको हमने अभी पढ़ा नहीं, एक उज्जैनी, हम आपको बता देते हैं कि एक उज्जैनी देशांतर रेखा जो कि पहले हमारे मध्य प्रदेश से होकर के, उज्जैन से होकर के गुजरती थी, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण यामी उत्तर रेखा थी, लेकिन वह अब अस्तित्व में नहीं है। अब जो है वो ग्रीनविच यामी उत्तर को ही बहुत ही ज़्यादा माना जाने लगा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात, हमारे आधुनिक भारत की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो समय सीमा है वो देशांतर की मदद से कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, कैसे हम समय सीमा का निर्धारण करते हैं। देखिए, ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इस प्रकार से हमारा ग्रह हमारी धुरी पर चक्कर लगाता है। जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ठीक है। उसी प्रकार हम ग्लोब को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमाएंगे, और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है हमारा पृथ्वी। तो क्या होता है कि एक पूरा चक्कर में, यानी कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे ही एक सर्कल में देखेंगे तो इसके अंदर जो कोण बनता है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 360 डिग्री है, अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटे में, यानी कि 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करता है, यानी एक सर्कल बनाता है, यानी 360 डिग्री तय करता है। तो 360 में अगर हम 24 से भाग दे देंगे तो हमारे सामने 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री यानी कि एक घंटे में वह 15 डिग्री तय करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रत्येक 15 डिग्री तय करने पर एक घंटा समय आगे बढ़ेगा या पीछे घटेगा। ये आगे बढ़ने और पीछे घटने की बात हम अभी देखेंगे कि कहाँ पर आगे बढ़ेगा एक घंटा और कहाँ पे एक घंटा पीछे होगा। देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का देशांतर से पूर्व की ओर जाते हुए हम क्या करेंगे, प्रत्येक 15 डिग्री पर क्या करेंगे, एक घंटा जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही वहीं पे हम पश्चिम की ओर 15 डिग्री जाने पर क्या करेंगे, एक एक घंटा घटाते जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी। यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो हमारे सामने 0 डिग्री आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इसी से हम समय का निर्धारण करते हैं। अब जैसे ही ये हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री पर, यानी यहाँ पे हमारा 15 डिग्री हो रहा है इस लाइन पे, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 0 डिग्री पे अभी हैं और यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इस 15 डिग्री पूर्व पर हमारे 1 बज रहे होंगे दोपहर के, ठीक है। फिर और पूर्व की ओर बढ़ेंगे 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे होंगे,
और आगे बढ़ेंगे 45 पे तो 3 बज रहे होंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम पूर्व की ओर या मुख्य यामियोत्तर से पूर्व की ओर जाते समय कैसे हम समय का निर्धारण करते हैं। और वहीं अब चलते हैं हम पश्चिम की दिशा में, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, मुख्य यामियोत्तर से जैसे ही हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो एक एक घंटा हम माइनस करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 15 डिग्री हम पश्चिम में हैं और 0 डिग्री पे इस टाइम 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो यहाँ पे 15 डिग्री पश्चिम पे क्या होगा, 1 घंटा घटाइएगा तो क्या होगा, 11 बज रहे होंगे सुबह के। और क्या होगा, 30 डिग्री पे जाएंगे, 15 डिग्री और आगे जाएंगे तो क्या होगा, 1 घंटा और कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, 10 बज रहा होगा। ऐसे ही पश्चिम की दिशा में 1 घंटा समय घटता जाता है और वहीं पूर्व की दिशा में 1 घंटा समय जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, आशा करते हैं बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें पता करने को आपको बोली जा रही हैं, तो इसको आप लोग पता कर लेंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बता चुकी। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं है। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य में गुजरने वाले यामियोत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST या ग्रीनविच, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 1 मिनट देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा 0 डिग्री यामियोत्तर है, ये मुख्य बिंदु जो है 0 डिग्री यामियोत्तर, जहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं। तो जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा भारत है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो हमारा भारत है वो 0 डिग्री के ईस्ट में जो है हमारा भारत देश है। और कहाँ पे है हमारा भारत देश, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, इस 0 डिग्री यामियोत्तर के 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो आप जब भाग देंगे इसे 15 से तो ये 5.5 के करीब आएगा। तो हम देखेंगे जब यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो भारत में 5.5 घंटे समय आगे होगा, यानी कितना होगा, 5:30 शाम के बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन से हमारा भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, हम अभी इस पेज पे थे। हाँ, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी ये बात, 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। और इस चीज़ में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीज़ों को तो हमने पढ़ ही चुका है। चलिए ये समाप्त हो चुका है, आगे हम लोग देखेंगे क्या। ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए, यहाँ पे देखिए, ये वही दिखाया जा रहा है कि प्राइम मेरिडियन और अनेक देशांतरों पर कौन कौन से देश हैं अभी, तो उस चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, क्या कि इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। यह हर एक देश के एक जैसा नहीं है। रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA जैसे देश एकल समय क्षेत्र की
दृष्टि से अत्यधिक विशाल है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण एक ही समय प्रणाली होने से वहाँ का समय जो टाइम का जो सिस्टम है वो ख़राब बिगड़ जाता है। इसलिए वहाँ पे एक से ज़्यादा जो टाइम जोन है वो है। जैसे देखिए यूएसए में हमारे 6 टाइम जोन है, समय क्षेत्र हैं, और रूस में 11 समय जोन है, जिसका अर्थ है यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्संयोजित करना पड़ेगा। यानी आप रूस में जैसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको आपके घड़ी के समय को 10 बार परिवर्तित करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ का जो समय है वो 10 नहीं 11 बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको बात। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रीनविच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 0 डिग्री देशांतर जो है वो उससे हम समय का निर्धारण करते हैं कि कहाँ पर किस जगह पर समय क्या होगा। ठीक है, और वहीं 0 डिग्री याम्योत्तर के ठीक विपरीत जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम समय का निर्धारण करते हैं, और वहीं 180 डिग्री देशांतर रेखा से हम किस चीज़ का निर्धारण करते हैं, तिथि का, यानी डेट का निर्धारण करते हैं। इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन घट जाएगा। अगर आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं, यानी अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपका एक दिन पीछे चला जाएगा। जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे बोला जा रहा है। यहाँ पे इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये जो हमारा 0 डिग्री के पीछे वाला जो 180 डिग्री का जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके पूर्व से, ये पूर्व का है, इसके पूर्व से आप अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो आप एक दिन घट जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी 1 तारीख है जनवरी का 1 तारीख है, और जैसे ही आप पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे अभी 31 तारीख दिसंबर का चल रहा होगा। ठीक है, यानी कि एक दिन पूर्व से पश्चिम में पार करने पर इंटरनेशनल डेडलाइन कम हो जाता है, और वहीं जैसे ही हम यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर इंटरनेशनल डेडलाइन पार करते हैं तो हमारा एक दिन प्लस हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पे देखेंगे आगे की ओर तो हम पाएंगे, ये तो हमने आपको बता ही दिया। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो सीधी रेखा नहीं है, वो जिग जैग लाइन है। जैसे कि ये जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कुछ इस तरीके की है। क्यों इस तरीके की, कि जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को हम देखें तो वो हमारे ग्लोब पर वो कुछ इस तरीके से जिग जैग पोजीशन में है। क्यों है, क्योंकि इसे इस तरीके से बनाया गया। पहले तो ये सीधी थी इसलिए ही दिक्कत आने लगा, फिर इसे जिग जैग पोजीशन में करना पड़ा। क्या दिक्कत आ रही थी, जब ये सीधी थी
तो ये कुछ ऐसे देशों के ऊपर पड़ जा रही थी जिससे एक ही देश में एक ही टाइम पे अलग अलग डेट हुआ करते थे और उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। तो इस तरीके से जियोग्राफर ने, हमारे देश के, हमारे विदेश के, हमारे पूरे विश्व के जियोग्राफर ने मिल कर के ये निर्णय लिया कि ऐसे ऐसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन को, इंटरनेशनल डेडलाइन को इस तरीके से निर्धारित किया जाए कि ये किसी भी देश पर न पड़े, ठीक है, जिससे कि वहाँ का जो तिथि है वो एक जैसा ही रहे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। हमने आज का जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त कर चुका है। हम लोग आज का जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त कर चुके हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें देख लेते हैं, फिर समाप्त हो चुका है ये। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसको दर्शाने के लिए अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों में के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह। जो भी चीज़ें हमने अंदर पढ़ी हैं उन सब का एक शॉर्ट रिवीजन समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांश और देशांतर एक ग्रिड यानी कि नेटवर्क बनाते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली जो है भूमध्य रेखा के समानांतर, उसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं। और वहीं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर आने वाली जो रेखा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाएं ही काल्पनिक रेखाएं हैं, सहायता से सही परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं हैं? वो दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर दोनों रेखाएं, जो भी रेखाएं हमने बात की अक्षांश और देशांतर, वो खींची हुई है। नहीं, हमने मान लिया है। और माना क्यों है? क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए किसी भी जगह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को और कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, दो बिंदु और दिए गए हैं कि देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। देशांतर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो समय को निर्धारित करने के लिए। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि ये भी एक देशांतर रेखा ही है, 180 डिग्री का याम्योत्तर के विपरीत यानी प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर के विपरीत 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। हमने आपको बता दिया कब घटेगा कब बढ़ेगा। तो आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है, आज का जो भी हमने लेक्चर कंप्लीट किया, वो सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो के लिए, अगले चैप्टर के लिए आप रहेंगे तैयार, और आनंद आया तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। धन्यवाद, नमस्कार।